वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज अपना टॉपिक रहने वाला है साइंटिफिक मेथड्स। टॉपिक में जाने से पहले एक बार हम पीवाईक्यू देख लेते हैं। अब देखते हैं साइंटिफिक मेथड। कल जो हमने टॉपिक कवर किया था प्रीवियस लेक्चर में, वो साइंस के बारे में बेसिक जानकारी ली थी। साइंस क्या है और सोशोलॉजी और साइंस का क्या रिलेशन है, ऐसा कुछ कल हम पढ़ रहे थे। आज लेकिन हम पर्टिकुलरली साइंस के बारे में जानेंगे, साइंस और उसके मेथड्स जो कहे जाते हैं साइंटिफिक मेथड्स। तो चलिए हम इसके पीवाईक्यू देखते हैं। अगर बात करें प्रॉपर साइंटिफिक मेथड का, क्वेश्चन यह है 2023 में, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक मेथड, डू यू थिंक साइंटिफिक मेथड इन कंडक्टिंग सोशल रिसर्च इज फूल प्रूफ, इलेबोरेट। तो आज हम इसके बारे में इन डिटेल देखेंगे। ये जो क्वेश्चन है, मेथडोलॉजी इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स विच फॉर्म साइंटिफिक मेथड इन्वेस्टिगेशन कमेंट। ये आप साइंटिफिक मेथड में ना देखते हुए इसको रिसर्च मेथडोलॉजी में पुट करिएगा। मैं अपनी टीम को बोल दूंगा ये क्वेश्चन यहाँ पे कर देंगे, शायद उन्होंने गलती से यहाँ पे पुट कर दिया। चलिए एक बार बहुत छोटा सा रिवीजन करते हैं प्रीवियस लेक्चर का, जिसमें हमने देखा साइंस के बारे में, साइंस एंड सोशोलॉजी के रिलेशन के बारे में, एंड लास्ट कमेंट ऑफ मैक्स वेबर ऑन रिलेशन बिटवीन साइंस एंड सोशोलॉजी। ये हम कल पढ़े थे। आज हम इसके आगे देखेंगे the question whether the discipline is scientific or not can be answered by seeing how that subject arrived at its body of knowledge. In other words, discipline can be termed as scientific if it uses scientific methods. ये जो पैराग्राफ है इसका मीनिंग ये है, आपको एक सब्जेक्ट जब पढ़ते हैं, एग्जाम्पल के लिए फिजिक्स, तो फिजिक्स के जो भी लॉज और थ्योरीज उस बुक में लिखी हुई हैं या उस सब्जेक्ट में लिखी हुई हैं, उन लॉज को, उन थ्योरीज को फाइंड करते वक्त क्या मेथड्स यूज करे गए थे। अगर वो मेथड्स कुछ एक पर्टिकुलर प्रोसीजर फॉलो करते हैं जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो उस सब्जेक्ट को साइंटिफिक कहा जाएगा, नहीं तो उस सब्जेक्ट को साइंटिफिक नहीं कहा जाएगा। ऐसा कुछ मानना है स्कॉलर्स का। तो आपका पहला डाउट जो आएगा वो ये आएगा, ये साइंटिफिक मेथड्स होते क्या है। आप तो कहते रहे कि सब्जेक्ट अगर इन मेथड्स को फॉलो करेगा तो साइंस कहा जाएगा। तो हम साइंटिफिक मेथड के बारे में देखते हैं। मेथड्स मीन्स प्रोसीजर। एक पर्टिकुलर प्रोसीजर अगर फॉलो होता है तो बस साइंटिफिक मेथड्स कहे जाते हैं, और अगर साइंटिफिक मेथड्स फॉलो होते हैं तो साइंस कही जाते हैं। तो वो प्रोसीजर क्या है ये हम यहाँ पे देखेंगे। प्रोसीजर यहाँ पे लिखे हुए। हेंस साइंटिफिक मेथड इंटेल टू प्रोसीजर फॉलो ड्यूरिंग साइंटिफिक रिसर्च। एक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च करते वक्त एक पर्टिकुलर प्रोसीजर जब फॉलो होता है तभी वो साइंटिफिक मेथड कहा जाता है। और उस मेथड से यूज की हुई इंफॉर्मेशन और नॉलेज से जब एक सब्जेक्ट में थ्योरीज एंड लॉ बनते हैं तो उस सब्जेक्ट को साइंस कहा जाता है। अभी तक ये हम लोगों ने कंक्लूड कर पाया इतने डिस्कशन से। तो अब देखते हैं एसेंस ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। ऑब्जेक्टिविटी, माइंड्स इंडिपेंडेंस इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग साइंटिफिक रिसर्च। सबसे पहले साइंटिफिक रिसर्च करते वक्त आपको ऑब्जेक्टिविटी चाहिए या फिर माइंड की इंडिपेंडेंस चाहिए। मीन्स आपका जो माइंड है वह वैल्यू बेस्ड जजमेंट ना करता हो। जैसे एग्जांपल बताता हूं क्या वैल्यू बेस्ड जजमेंट हो सकता था साइंस में। न्यूटन साहब थे, उनके ऊपर फल गिरा और उन्होंने उसको बार बार स्टडी किया। एक एक्सपेरिमेंट में फल गिराया, दूसरे एक्सपेरिमेंट में फल गिराया, और एक कंक्लूजन पे वो पहुंचे जिससे निकला लॉ ऑफ ग्रेविटी। लॉ ऑफ ग्रेविटी। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2। अगर ऐसा हो, मान लिया यहां पे न्यूटन की जगह पहले एक्सपेरिमेंट में एक अपर क्लास साइंटिस्ट हो, इसके पास बहुत धन संपत्ति है, और दूसरे एक्सपेरिमेंट में एक लोअर क्लास साइंटिस्ट हो, इसके पास लिविंग वेजेस की भी समस्या है। तो आप बताइए कि जो लास्ट कंक्लूजन होगा इस साइंटिफिक रिसर्च का,
क्या इनकी बैकग्राउंड पे डिपेंड करेगा? शायद आप कहेंगे नहीं, लेकिन कभी जब हम सोशल साइंसेस पढ़ते हैं उसमें ये प्रॉब्लम समझ में आती हैं कि आपको जो रिजल्ट हैं वो ऑब्जेक्टिव तरीके से नहीं मिल पाते हैं, रिजल्ट डिस्टॉर्ट हो जाते हैं बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ बैकग्राउंड ऑफ रिसर्चर। अगर बैकग्राउंड सोशल आइडेंटिटी क्या है रिसर्चर की, इस आधार पर भी रिसर्च का कंक्लूजन बदल जाता है। तो इसलिए साइंस में वही चलेगा जो ऑब्जेक्टिव हो, सबसे पहले ये कह दिया गया। कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में इसके वो होते हैं एक्सपेरिमेंट्स। एग्जाम्पल के लिए मैं फिर बताता हूँ, मान लिया एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें बहुत सारे वेरिएबल्स की स्टडी है, जैसे विंड, टेम्परेचर और एक और ले लेते हैं ग्रेविटी। इनका कोरिलेशन फाइंड करना है किसी एक साइंटिस्ट को, और वह इन सभी का आपस में कोरिलेशन ढूंढना चाहता है। तो जब वो टेम्परेचर और ग्रेविटी को स्टडी करेगा तो वो कहीं ना कहीं विंड को कांस्टेंट रखने की कोशिश करेगा। मींस वो एक बॉक्स बनाएगा छोटा सा, जिसमें टेम्परेचर और ग्रेविटी को चेंज करने की एक दूसरे से कोशिश करेगा, और फिर देखेगा इन दोनों का प्रभाव क्या है इररिस्पेक्टिव ऑफ द विंड। मींस विंड को वो कांस्टेंट रखने की कोशिश करेगा, क्योंकि विंड का प्रभाव इन पे अगर पड़ने लगेगा तो इन दोनों को एक्सक्लूसिवली वो स्टडी नहीं कर पाएगा। ऐसे ही जब वो टेम्परेचर और विंड की स्टडी कर रहा होगा तब वो ग्रेविटी को कांस्टेंट रखने की कोशिश करेगा। तो वह इन दोनों को जब स्टडी करेगा ग्रेविटी को कांस्टेंट रखने की कोशिश करेगा। तो इससे आपको समझ में आता है कि जो भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं या साइंटिफिक रिसर्च होती है वो होती है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। अब आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या सोशियोलॉजिकल रिसर्च कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हो सकती है? या आप मुझे बताइए, अपने माइंड में ये डाउट बनाइए, और अगर ये कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हो सकती है तो कहीं ना कहीं ये साइंटिफिक रिसर्च जैसा कुछ दिखता है, और नहीं हो सकती है तो इसको साइंस कहना बेमानी होगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कंट्रोल एनवायरनमेंट का मतलब होता है नो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ऑन डेटा। मींस अगर आप विंड और टेम्परेचर को स्टडी कर रहे हैं तो ग्रेविटी आपको अफेक्ट ना करे, ग्रेविटी और टेम्परेचर को स्टडी कर रहे हैं तो विंड अफेक्ट ना करे, आपस में तीसरे वेरिएबल का कोई इन्फ्लुएंस ना हो। इंपेरिकली वेरीफिएबल ऑब्जर्वेशन, साइंटिफिक रिसर्च की जो बात है वो इंपेरिकली वेरीफिएबल ऑब्जर्वेशन की है, ना कि जो मन आया ऐसा कह दिया भगवान ने कहा था तभी फल गिरा, कुछ इस टाइप की बातें नहीं होनी चाहिए। दूसरा, साइंस सेल्फ स्क्रूटनी पर विश्वास करती है। मींस अगर कोई नॉलेज इंपेरिकल वेरीफिएबल नहीं दिख रही है तो उसको वह फॉल्स घोषित करने में कतई हर्ज नहीं करती। फैक्ट बेस्ड जजमेंट, आप नंबर्स लाइए, डेटा लाइए, उसके आधार पर जजमेंट देंगे। तो अगर फैक्ट बेस्ड जजमेंट है तो वो तो वैल्यू न्यूट्रल होगा। वैल्यू मींस जो साइंटिस्ट है उसकी क्या मनोदशा है। जैसे मान लिया न्यूटन का अगर ये मानना होता मुझे ग्रेविटी अच्छी ही नहीं लगती, मुझे ग्रेविटी जैसा कंसेप्ट बहुत बेकार ही लगता है और ये होगा ही नहीं, ये इन्होंने मान ही लिया होता, तो इनकी ये वैल्यू है। तो अगर इनकी ये वैल्यूज होती तो इस कंक्लूजन पे निकल ही नहीं, आ ही नहीं पाता कभी वो। तो पता लगता है साइंटिस्ट कभी वैल्यू बेस्ड जजमेंट नहीं देते हैं, उनका जो भी मानना हो उसको वह पीछे कर लेते हैं और जो फैक्ट बेस्ड उनको फाइंडिंग्स होती हैं उन पर ही फोकस करते हैं। साइंटिफिक रिसर्च इज क्वेश्चनिंग टू एग्जिस्टेंशियल नॉलेज। अब रिसर्च अगर कर रहे हैं रिसर्च, तो रिसर्च मींस पहले जो सर्च हो चुका है उसको दोबारा देखते हैं। तो यहाँ पे एग्जिस्टेंशियल नॉलेज की को क्वेश्चन करने की बात कही गई। अब आप मुझे बताइए कि सोशियोलॉजी में भी क्या हम एग्जिस्टेंशियल नॉलेज को क्वेश्चन करते हैं? ब्रिंगिंग फॉरवर्ड न्यू नॉलेज एंड एस्टेब्लिशिंग कनेक्टिविटी बिटवीन बोथ द नॉलेजेस। मींस न्यू और ओल्ड जो नॉलेज है उसमें कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश होती है साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा। इट गिव्स इंपॉर्टेंस ऑन एम्पेरिकली वेरीफिएबल फैक्ट्स। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया। अब आप एक काम करिए, आप हर एक पॉइंट को सोशियोलॉजी से कंपेयर कराइए, और आप अगर आप यस पे आते हैं या नो पे आते हैं, अगर आपके आंसर सभी में यस हैं तो आप सोशियोलॉजी को कहीं साइंस मानेंगे, और अगर आपके आंसर सभी नो हैं तो आप सोशियोलॉजी को कहीं नॉन साइंस मानेंगे। या
आप नॉन पॉजिटिविस्ट कहीं जाएंगे, और आपके अगर मिक्स्ड रिस्पॉन्स हैं तो आप कहेंगे सोशोलॉजी कहीं ना कहीं इन बिटवीन लाई करती है। अब देखते हैं, क्योंकि हमने साइंटिफिक मेथड में एक आपको डेफिनेशन बताई थी, मेथड्स मीन्स प्रोसीजर, तो आपका एक डाउट होना चाहिए सर प्रोसीजर का मीनिंग क्या होता है, तो मैंने प्रोसीजर यहाँ पे लिख रखा है। पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च। जैसे न्यूटन के ऊपर फल गिरा तो उन्होंने सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट एनालाइज किया कि ये फल किस वजह से गिरा, क्या कोई नीचे फोर्स है जो उसको नीचे खींच रहा है, तो इन्होंने सबसे पहले प्रॉब्लम ढूंढी। फिर देखे रिव्यू ऑफ लिटरेचर, दूसरा स्टेप, या मैं इस मेथड में दूसरा स्टेप है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। अगर जो आपकी पहले प्रॉब्लम है उस पर क्या प्रीवियस रिसर्च हो चुकी है, तो आप उस रिसर्च को रेफरेंस मान के कुछ आप स्टडी करेंगे। फिर आप एक रिसर्च डिजाइन या मॉडल बनाएंगे, मींस आप प्रपोज करेंगे कि मैं सबसे पहले क्या करूंगा, डेटा कहाँ से उठाऊंगा, ये सब चीजें आप इस मॉडल में लिखेंगे। फिर आप एक हाइपोथेसिस बनाएंगे। ये जो इंपॉर्टेंट है, ये कीवर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपोथेसिस मींस होता है लॉजिकल एजम्पशन, मींस आप एज्यूम तो कर रहे हैं, एजम्पशन तो है लेकिन लॉजिकल है। मींस अगर फल गिरा है और फोर्स है तो वो दिख रहा है, तो ये एक लॉजिकल हाइपोथेसिस है। न्यूटन ने सबसे पहले एक हाइपोथेसिस बनाई होगी, एक फोर्स है जो हर एक ऑब्जेक्ट को नीचे खींचता है, वो फोर्स धरती लगा रही है, एक हाइपोथेसिस बनाई होगी सबसे पहले। जब इसको बहुत सारे डेटा पॉइंट से मैच करा लिया होगा, फैक्ट्स एंड एविडेंस से मैच करा लिया होगा, डिफरेंट लोकेशंस पे गए होंगे, उन्होंने बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस किए होंगे, फिर लास्ट में उन्होंने एक जनरल लॉ और थ्योरी बनाई। तो जो रिसर्च है मेनली स्टार्ट होती है हाइपोथेसिस से। हाइपोथेसिस को कहा जाता है टेंटेटिव जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन तो है लेकिन टेंटेटिव है, अभी ये श्योर नहीं है। एंड इट शुड नॉट बी एनी एजम्पशन बिफोर दिस रिव्यू ऑफ लिटरेचर मस्ट बी डन। मैंने आपको बता दिया कि हाइपोथेसिस से पहले रिव्यू ऑफ लिटरेचर हो चुका हो। कलेक्शन ऑफ डेटा, फिर आप डेटा कलेक्ट करने पे जाएंगे। न्यूटन के पास जहां फल गिरा वहां डेटा कलेक्ट किया, पड़ोसी के घर में चले गए, दूसरे शहर में चले गए, ऐसे उन्होंने अलग अलग जगह डेटा कलेक्ट किया। फिर उस डेटा को क्लासीफाई किया, एक सही जगह सही तरीके से क्लासिफिकेशन कर दिया कि जी का डेटा अलग लिया, फोर्स का डेटा अलग लिया, एक्सीलरेशन का डेटा अलग लिया, कुछ ऐसे डेटा क्लासिफिकेशन कर दिया। फिर उन्होंने रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी की टेस्टिंग की। जो साइंस है वो दो पैरामीटर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है, एक है रिलायबिलिटी, एक है वैलिडिटी। मैं इसको आपको और डिटेल में बताता हूँ, व्हाट इज रिलायबिलिटी, व्हाट इज वैलिडिटी। रिलायबिलिटी से आप समझ सकते हैं, रिलायबिलिटी इसको आप समझिए रिप्रोड्यूसिबिलिटी। वैलिडिटी से समझिए वेरिफिकेशन। अब रिलायबिलिटी का मतलब ये है, आप फिर से मैं आपको न्यूटन के एग्जांपल से ही बताता हूँ। वह जहां बैठे थे वहां पे एक फ्रूट गिरा, उन्होंने कुछ फोर्स की कैलकुलेशन करी और वो फोर्स फाइंड किया, माना। अगले दिन वो गए, उन्होंने फिर वही एक्सपेरिमेंट किया। एक फोर्स की वैल्यू F, पहले दिन F1 आई, दूसरे दिन F2 आई, फिर यही F3 आई, तीसरे दिन, चौथे दिन F4 आई, पांचवें दिन F5 आई, और उन्होंने बहुत सारे अदर पैरामीटर्स और वेरिएबल्स को कंट्रोल करके रखा था जो उन्हें रिसर्च में चाहिए थे, बस उन्हीं पे वो रिसर्च कर रहे थे। ये हम मान के चल रहे हैं। अगर पहले दिन जो वैल्यू आई वो F1, F2, F3, F4 और F5, पांचों दिन एक सेम ही वैल्यू आ रही है, मींस आपका डेटा जो है वो रिप्रोड्यूसिबल है, बार बार वही डेटा आप मैच करा पा रहे हैं अपनी रिसर्च में, उन्हीं सोशल सर्कमस्टांसेस में, तो उस रिसर्च को कहा जाएगा रिलायबल रिसर्च। मींस आपने जो रिसर्च किया वो बार बार रिप्रोड्यूस होके आ जाए, इरिस्पेक्टिव ऑफ द ऑब्जर्वर, इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस ऑफ रिसर्च। आप जगह बदल दें लेकिन रिजल्ट आपका वही रहे। ऑब्जर्वर बदल दें, मान लिया न्यूटन साहब की जगह आप अपने को रखिए और वह
वो स्टेप्स फॉलो करिए, अगर वही रिजल्ट आ रहा है तो मीन्स वह रिसर्च आपकी रिलायबल है। तो ये तो बात रही रिलायबिलिटी की, रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ डेटा पॉइंट्स। अब बात करते हैं वैलिडिटी, वो होता है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का यहाँ क्या मीनिंग है? आप एक एग्जांपल लीजिए, गूगल आपको वेरीफाई करता है कभी वीडियो कैमरा से, बहुत सारे उसके सॉफ्टवेयर्स होते हैं जहां से आपको वीडियो वेरिफिकेशन करना पड़ता है। तो वहां पे वीडियो वेरिफिकेशन में वो क्या करता है, वो देखता है जिसका डेटा आपने दिया है क्या वो वह व्यक्ति है कि नहीं। या बैंक आपको जब वेरीफाई करता है, मान लीजिए चेक पे सिग्नेचर, तो वो क्या देखता है, जो सिग्नेचर होना चाहिए वही है। मीन्स अगर सिग्नेचर ए लिखा है तो यहाँ पे ए है और सिमिलर है, तो इस चीज को कहा गया वैलिडिटी। अब ये रिसर्च में कहाँ लगती है? रिसर्च में वैलिडिटी का मतलब होता है कि आप जो फाइंड करना चाह रहे थे क्या वही आप फाइंड कर रहे हैं, कि क्या पता लगा फोर्स फाइंड करने जा रहे थे और फोकस कर दिया टॉर्क पे। जो साइंस के बच्चे होंगे इन शब्द को समझ पा रहे हैं, फोर्स फाइंड करने जा रहे थे और आपने रिजल्ट निकाल दिया टॉर्क का। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वैलिडिटी मीन्स जो आप फाइंड कर रहे हैं बार बार वही फाइंड करें। अभी वैलिडिटी को मैं और फैक्ट, वैल्यू एंड ऑब्जेक्टिविटी जो चैप्टर होगा उसमें इन दोनों को और क्लियर करूंगा, लेकिन अभी आप इसको बस याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है, आर मीन्स रिलायबिलिटी, आर मीन्स रिप्रोड्यूसिबिलिटी, वी मीन्स वैलिडिटी, वी मीन्स वेरिफिकेशन। ये तो बात हुई रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी की। अगर मान लिया ये डेटा वैलिड नहीं आ रहा है, तो फिर इनको अपनी रिसर्च को यहाँ पे सही करना पड़ेगा और वैलिड डेटा कैसे आए इसकी इन्हें अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। मीन्स बार बार डेटा वही बताए जो वह बताना चाहता है। रिलायबिलिटी की बात करें, अगर डेटा रिलायबल नहीं है, मीन्स अगर सोशल स्कॉलर या साइंटिस्ट बदल जा रहा है और डेटा भी बदल जा रहा है, तो फिर इन्हें अपना जो भी मेथड्स हैं, ये अपना मॉडल है, इसको चेंज करना पड़ेगा। फिर अगर टेस्टिंग डेटा अगेंस्ट हाइपोथेसिस, इसके बाद आता है टेस्टिंग डेटा अगेंस्ट हाइपोथेसिस। अगर जो हाइपोथेसिस थी उसमें वो डेटा फिट हो पा रहा है कि नहीं, यहाँ पे जो डेटा चेक किया जा रहा है वो डेटा को ही चेक किया जा रहा है, क्या आपका डेटा सही है कि नहीं है। मीन्स आपने जो डेटा फाइंड किया, क्या पता वो डेटा बार बार सेम आ ही ना रहा हो, क्या पता डेटा जो फाइंड करने के लिए कलेक्ट किया जा रहा हो वो चीज कलेक्ट कर ही ना रहा हो। ये यहाँ पे किया जा रहा था। यहाँ पे जो हमने हाइपोथेसिस जनरेट करी थी, मेरा डेटा अगर सही है तो फिर हम इस हाइपोथेसिस से उस डेटा को मैच कराने की कोशिश करेंगे। फिर स्ट्रक्चरेशन ऑफ डेटा होगा, अगर मैच कर जाता है तो स्ट्रक्चरेशन ऑफ डेटा हो गया। फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, जो चार्ट, टेबल, ईटीसी में करते हैं। फिर उसके बाद हम पीयर ग्रुप रिव्यू करते हैं, रिसर्च पेपर और जर्नल लिखते हैं और उसका हम क्रिटिसिज्म भी देखते हैं। फिर एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज, फिर लोग उसमें कुछ एडिशन और डिलीशन भी करवाते हैं, फिर नॉलेज बेस्ड बातें होने लगती हैं। फिर लास्ट में जो रिजल्ट आता है वो लॉज एंड थ्योरीज का आता है। जो साइंटिफिक रिसर्च है उसमें जो लास्ट स्टेप है वो है लॉ और थ्योरी बनाना। मीन्स एक साइंटिस्ट का जो अल्टीमेट एम होता है, यार भाई एक लॉ बन जाए, इससे नाम हो जाए, तो वह जब शुरुआत करता है वो हाइपोथेसिस से स्टार्ट करता है। अब ये तो बात रही साइंस की। जो हमारे स्टूडेंट के लिए, जो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, उनको एक काम करना है, वो है इस साइंटिफिक रिसर्च को सोशल रिसर्च से कंपेयर करें। अगर वे हर पैरामीटर्स पर दोनों में सिमिलरिटी पा रहे हैं तो साइंस और सोशियोलॉजी सिमिलर कही जाएगी। सोशियोलॉजी और साइंस में बहुत अंतर नहीं होगा। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो सोशियोलॉजी और साइंस में बहुत दूरियां होंगी। अगर कहीं मिक्स्ड रिजल्ट आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ और बात है। तो अब हमने जो इसको देखा, इसको देखते हैं। एनी साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व्स क्लियर डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम। सबसे पहले हमने प्रॉब्लम देखा, फोर्स फाइंड करना है, ग्रेविटी रीड करनी है, फल गिरा तो उसमें हमें प्रॉब्लम ढूंढनी, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन और डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट शुड प्रोवाइड डायरेक्शन टू रिसर्च एंड वन शुड हैव बेसिक आइडिया ऑफ व्हाट वन इज लुकिंग फॉर। ऐसा नहीं है कि आपको पता ही नहीं है आप क्या करने जा रहे हैं। तो साइंस में जो स्कॉलर होता है वह बहुत गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। मीन्स उसे पता होना चाहिए वो क्या करने जा रहा है। फिर उसके बाद सर्वे ऑफ प्रायर लिटरेचर, मैंने आपको जो सेकंड स्टेप बताया, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ये है। उसके बाद आप हाइपोथेसिस फॉर्मेशन पे जाते हैं, फिर एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन पे जाते हैं। इन केस ऑफ नेचुरल साइंस इट कैन बी डन इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। आप एक कमरे के अंदर, एक बॉक्स के अंदर भी स्टडी कर सकते हैं, जहां आप विंड के फ्लो को रेगुलेट कर सकते हैं, टेम्परेचर को भी आप
रेगुलेट कर सकते हैं। साइंस में तो ये हो सकता है, क्या ये सोशलॉजी में हो सकता है एक कमरे में एक बॉक्स में स्टडी करना, या जो भी उसके वेरिएबल्स हैं उसमें उसको कंट्रोल कर लेना? ये क्या सोशलॉजी में हो सकता है? आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। But in case of social sciences, the experiments may not be conducted in closed or confined space. मैं इस एग्जांपल लेता हूँ सोशल रिसर्च का। आपने बहुत सारे वीडियो प्रैंक्स देखे होंगे जिसमें अगर वो पहले से स्क्रिप्टेड नहीं है तो आप देखेंगे लोग अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं सेम प्रैंक पे। तो आप देख रहे हैं हर एक इंडिविजुअल का जो रिस्पॉन्स है उस पर्टिकुलर प्रैंक के प्रति वह डिफरेंट है। तो सोशलॉजी में आप देख रहे हैं क्योंकि स्टडी ऑफ सोसाइटी है, कंपेनियनशिप है, और या स्टडी ऑफ ह्यूमंस है, तो ह्यूमन तो हर बार अलग अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। तो आप देख रहे हैं ये जो एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन की बात है और पर्टिकुलर तरीके से ही एक्ट करने की बात है, शायद सोशलॉजी में पूरी ना होती दिखे। फिर एक और जो स्टेप है वो है प्रोसेसिंग ऑफ डेटा एंड अराइव एट जनरलाइजेशन, मींस थ्योरी बिल्डिंग, जो लास्ट स्टेप रहता है। वेरिफिकेशन एंड पीयर रिव्यू, ये इसके बाद भी हो सकता है या पहले भी हो सकता है। थ्रू क्रिटिक रिसर्च पेपर एनीवन कैन क्वेश्चन द साइंटिफिक रिसर्च, इसको कहा जाता है स्केप्टिसिज्म। तो ये हो गया साइंस के मेथड्स। चलिए अब देखते हैं, कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में एक डाउट रहता है, सर हाइपोथेसिस, थ्योरी और लॉ में डिफरेंस क्या है? तो मैंने इसको क्लियर करने की कोशिश करी है। हाइपोथेसिस एक गैस है लेकिन एजुकेटेड है, क्योंकि आपकी जो रिसर्च है वो हाइपोथेसिस से स्टार्ट तो होती है लेकिन उसके बाद कहीं डेटा बेस्ड जजमेंट किया जाता है, उसके बाद हम कहीं लॉज और थ्योरी डिराइव करते हैं। तो हाइपोथेसिस तो गैस हो गया लेकिन एजुकेटेड है, और फिर हम डेटा से इसको वेरीफाई कराते हैं, तो एक थ्योरी या लॉ बनती है। तो अब डाउट आना चाहिए आपका, सर थ्योरी और लॉ में डिफरेंस क्या है? चलिए बताते हैं, एक एग्जांपल के लिए बताते हैं। मान लिया एक साइंटिस्ट है जो एक रिसर्च कर रहे हैं, यूनिवर्स की रिसर्च कर रहे हैं, और उन्होंने बहुत सारे वेरिएबल्स को स्टडी किया। मान लिया फोर्स, एक्सीलरेशन, मास, वेलोसिटी, और टॉर्क। अब इनके बीच एक उन्होंने थ्योरी दी, हाइपोथेटिकल मैं अभी केस ले रहा हूं, उन्होंने कुछ एक ऐसा जनरल स्टेटमेंट दे दिया जो इनके बीच एक रिलेशन दिखा रहा है सभी के बीच। लेकिन उस थ्योरी, ये तो होगी थ्योरी, एक जनरल स्टेटमेंट दे दिया जो उसको बता रहा हो, लेकिन उस थ्योरी को थोड़ा आप इन डेप्थ स्टडी करें और उसको वेरिएबल्स पर लगाएं। जैसे उन्होंने फोर्स और एक्सीलरेशन का रिलेशन दिखाया तो एक लॉ L1 बना दिया, एक्सीलरेशन और मास का रिलेशन दिखाया L2 बना दिया, या इन तीनों का रिलेशन दिखाया तो एक लॉ L3 बन गया। मीन्स एक थ्योरी से बहुत सारे लॉ बन सकते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं बहुत सारे वेरिएबल्स पे। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक एग्जांपल बताइए जो आइंस्टीन का होना चाहिए, उनकी एक थ्योरी बताइए और उस थ्योरी से निकले हुए लॉ बताइए। चलिए अब देखते हैं। सबसे, अब रिसर्च की अगर बात करें, साइंटिफिक रिसर्च की, तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है, फिर लिटरेचर रिव्यू होता है, फिर हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर डेटा कलेक्शन करते हैं, फिर डेटा को वेरीफाई करते हैं, फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट तो होते ही है, इसमें होता है एक्सपेरिमेंट में डेटा कलेक्शन और डेटा वेरिफिकेशन होता है, फिर हम थ्योरी बनाते हैं और लॉ बनाते हैं। अब थ्योरी की बात करें तो ये एक्सप्लेनेटरी प्रिंसिपल होता है, ये मतलब एक्सप्लेन कर देता है उसको, बहुत सारे वेरिएबल्स का जो आपस में कोरिलेशन है उसको एक्सप्लेन कर देता है। लेकिन लॉ है वो कोई एक या दो या तीन वेरिएबल्स को कंसाइज तरीके से कोरिलेट करता है। ये इन्फरेंसेस पे बेस्ड होता है, ये डिस्क्रिप्टिव प्रिंसिपल है बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। सो लॉ इज ए डिस्क्रिप्शन एंड थ्योरी इज ए एक्सप्लेनेशन, दे वर्क टुगेदर, क्योंकि जो लॉ है वो कहीं ना कहीं थ्योरी से ही निकलता है। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आल्सो टॉक्स अबाउट लॉ ऑफ ग्रेविटी, मैं इसकी बात कर रहा था आपसे। आइंस्टीन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं लॉ ऑफ ग्रेविटी की बात है। तो इसमें और बहुत सारे लॉज हैं, लेकिन एक लॉ ऑफ ग्रेविटी भी उसमें डिस्कस किया जाता है।
अब तो हमने साइंस के बारे में, साइंटिफिक मेथड के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया कि साइंस एंड साइंटिफिक मेथड्स क्या होते हैं, लेकिन अभी भी सोशलॉजी का जो इसके साथ कंपैरिजन है कि सोशलॉजी कहाँ पे लाई करती है, ये अभी भी कंफ्यूजन है। अब ये जो कंफ्यूजन है वो अगले चैप्टर में या अगले लेक्चर्स में आपका क्लियर होगा। उससे पहले हम देखते हैं व्हाट इज सोशियोलॉजिकल थ्योरी। ये भी सेट ऑफ आइडियाज दैट क्लेम्स टू एक्सप्लेन हाउ सोसाइटी वर्क्स और एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी वर्क। जैसे साइंटिफिक थ्योरी ऑब्जेक्ट्स के बारे में होती है या वेरिएबल्स को कोरिलेट कराते हैं वो लोग, बहुत सारे नेचुरल इवेंट्स को स्टडी करते हैं, वैसे ही सोशियोलॉजिकल थ्योरी सोसाइटी को स्टडी करती है थ्रू सेट ऑफ आइडियाज। ये तो सोशियोलॉजिकल थ्योरी। अब जो अपना अगला चैप्टर होगा उसमें हम साइंस का सोशियोलॉजी के साथ रिलेशन देखेंगे। उससे पहले हम साइंस के कुछ की टर्म्स देखेंगे जो बहुत सारे साइंटिस्ट या सोशल स्कॉलर ने साइंस के बारे में क्या लिखा। अब हम अगले लेक्चर में ये देखेंगे, साइंस एंड सोशल स्कॉलर्स। मैं आपको अगले लेक्चर का जो वो होगा वो बता देता हूँ। हम देखेंगे डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस, एम्पिरिसिज्म, स्केप्टिसिज्म, रेशनैलिटी, ऑब्जेक्टिविटी। सोशलॉजी क्या साइंस है, इसका एक बेसिक डिस्कशन देखेंगे जो सोशल स्कॉलर क्या कह रहे हैं उसके बारे में। फिर हम देखेंगे कुडोज मींस साइंस का एक, हम लोगों ने डेफिनेशन देखी कि साइंस कैसी होनी चाहिए। फिर आज क्या साइंस वैसी है, इसके बीच में जो रिलेशन है वो स्टडी करेंगे, जो कि आर के मर्टन का एक कंसेप्ट है कुडोज, उसको स्टडी करेंगे फर्दर लेक्चर्स में। फिर क्रिटिक टू साइंस एंड साइंटिफिक मेथड्स। फिर हम देखेंगे कि साइंस और साइंटिफिक मेथड्स की क्रिटिक क्या है, और ये टॉपिक अपने सिलेबस में ऐसे दिया गया है, साइंस, साइंटिफिक मेथड्स एंड क्रिटिक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।